अध्याय 188 जीवित प्रेतवाधित घर। अगर बस उसकी चलती तो रोहित किसी भी असामान्य घटना में खुद को शामिल नहीं करता। लेकिन इस दुनिया में कई चीजें हैं जिन पर आप नियंत्रण नहीं कर सकते, चाहे आप चाहें या न चाहें। यहाँ की असामान्य घटनाओं को हल किया जाना चाहिए, भले ही वे केशव के जीवन की सुरक्षा से संबंधित न हो। अपने स्वयं के हितों को सुनिश्चित करने के लिए इस आवासीय परिसर में बिल्कुल कोई असामान्य घटना नहीं होनी चाहिए। परेशानी के किसी भी संकेत को शुरुआत में ही कुचल देना चाहिए। आखिरकार रोहित ने भविष्य में यहीं रहने की योजना बनाई थी और वह इस परिसर में 40% हिस्सेदारी का मालिक भी था। हालांकि रोहित अब सोच रहा था कि क्या श्रवण ने इतनी बड़ी हिस्सेदारी इतनी आसानी से केशव की सुरक्षा के लिए ही छोड़ी थी। केशव को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। उसने पूछा, भाई रोहित, क्या बस हम दोनों ही हैं? आपको नहीं लगता कि हम थोड़े कम हैं? क्या मुझे कुछ और अंगरक्षकों को बुलाना चाहिए? रोहित ने कहा, अंगरक्षक किस काम के? वे प्रेतों से नहीं निपट सकते, और अगर सच में कुछ होता है तो ज्यादा से ज्यादा तुम ही मरोगे। दूसरों को इसमें खींचने की जरूरत नहीं है। केशव ने कहा, यह तर्कसंगत लगता है, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला हूं। रोहित ने कहा, तुम पहले से ही मुसीबत में थे। मैंने जबरदस्ती तुम्हारी उम्र बढ़ा दी है। केशव का पीछा कर रहे प्रेत ने वास्तव में कई बार बाहर आने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही रोहित ने उसकी पहचान जान ली, वह फिर से गायब हो गया। हालांकि वह नहीं जानता था कि शीशे से बाहर निकलने के बाद प्रेत क्या करने का इरादा रखता था, लेकिन अगर वह अपना लक्ष्य हासिल कर लेता तो निश्चित रूप से कुछ भी अच्छा नहीं होता। जल्द ही वे दोनों जर्जर घर के सामने आ गए। प्रवेश द्वार पर खरपतवार उगाए थे और लकड़ी के दरवाजे, जो लगभग सड़ चुके थे, आधे खुले थे। दरवाजे के अंतर से यह स्पष्ट था कि अंदर भी खरपतवार उगे हुए थे और काई से ढके थे। और चूंकि घर में खिड़कियां नहीं थीं, बाहर तेज गर्मी और चिलचिलाती धूप के बावजूद अंदरूनी हिस्सा मंद और ठंडा बना रहा। सिर्फ वातावरण से ही साधारण लोग डर जाते, प्रेतों की उपस्थिति तो दूर की बात है। रोहित ने कहा, चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं। उसने लापरवाही नहीं की। वह अपने साथ एक प्रेत मोमबत्ती लिए हुए था। अगर कुछ अटपटा लगा तो प्रेत क्षेत्र का उपयोग करके तुरंत निकलने के लिए तैयार था, और अगर चीजें वास्तव में खराब हो जाती तो वह प्रेत मोमबत्ती का उपयोग करता। वह केवल स्थिति का आकलन करने के लिए था और उसका इरादा दिखाई देने वाले किसी भी प्रेत का सामना करने का नहीं था। हालांकि घर पुराना था, अंदरूनी हिस्सा छोटा नहीं था। अंदर प्रवेश करने के बाद एक काफी विशाल अग्रकक्ष था, जिसके बाद मुख्य हॉल था। मुख्य हॉल पुराने कृषि उपकरणों से अटा पड़ा था। ऐसा लगता था कि पुरानी पीढ़ी ने इस जगह को भंडारण क्षेत्र के रूप में इस्तेमाल किया था, लेकिन सालों की उपेक्षा और छत टपकने के कारण हवा में फफूंदी की तेज गंध भरी हुई थी। केशव अभी भी बाहर खड़ा था। उसने जोर से फुसफुसाते हुए पूछा, भाई रोहित, अंदर कैसा है? कोई प्रेत? रोहित मुड़ा और पलट कर देखा और भौहें चढ़ाकर पूछा, तुम अभी तक अंदर क्यों नहीं आए? केशव ने फिर फुसफुसाते हुए कहा, मुझे डर लग रहा है। अगर वहां कुछ नहीं है तो चलो वापस चलते हैं और साथ में चिकन खेलते हैं। मेरा रिकॉइल कंट्रोल बहुत स्थिर है, मैं तुम्हें जीत तक ले जाऊंगा। रोहित ने कहा, मैं थोड़ा और देखता हूं, फिर हम वापस चलेंगे। उसकी नज़र दूसरी मंजिल पर चली गई। असहजता की वह भावना दूसरी मंजिल से आ रही थी। पहली मंजिल पर सब कुछ सामान्य था। जैसे ही वह सीढ़ियां चढ़ने वाला था, उसी पल अचानक पहली मंजिल पर मुख्य हॉल के पीछे से कदमों की और आवाज़ों की आवाज़ आई। रोहित ने अचानक पुकारा, वहां कौन है? क्या तुमने देखा? ये हमारे गांव का कुख्यात प्रेतवाधित घर है। इसे गिराया जाने वाला है। अगर तुम इसे अभी नहीं देखोगे तो ये कुछ दिनों में चला जाएगा। भाई हॉकिन तुम्हें दिन के उजाले में इसकी जांच कराने के लिए ले जा रहे हैं। हम रात में वापस आएंगे ये देखने के लिए कि क्या यहाँ वास्तव में प्रेत हैं। डबल टैप 666 करना याद रखना। भाई हॉकिन तुम्हें अज्ञात रहस्यमय दुनिया में ले जाएंगे। इस समय दो युवक दिखाई दिए। एक मोबाइल फोन से फिल्मांकन कर रहा था, दूसरा कैमरे से बात कर रहा था। धत! रोहित की चीख ने भाई हॉकिन के नाम से जाने जाने वाले छोटे को डरा दिया, जो मुड़ा और भाग गया। फिल्मांकन कर रहे व्यक्ति ने केशव को पहचानते हुए कहा, भाई, वह अमीर दूसरे पीढ़ी वाला लड़का। उसी पल फोन पर कई टिप्पणियां पॉप अप होने लगीं। लगभग डर गए। वहां एक प्रेत है ना? तुमने तो हमारी जान ही निकाल दी। मुझे सच में लगा कि प्रेत हैं। पता चला कि हम अपने ही किसी पर ठोकर खा गए हैं। रोहित ने भौहें चढ़ाईं और चलकर पास गया। तुम कौन हो? जो व्यक्ति भाई हॉकिन होने का दावा कर रहा था, उसने कहा, तुम कौन होते हो? मैं यहाँ लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ। तुम दिन दहाड़े क्या चिल्ला रहे हो? तुमने भाई हॉकिन को बहुत डरा दिया।
फिर उसने कैमरे में देखा और कहा, चिंता मत करो, बस एक छोटी सी रुकावट, भाई हॉकिन इसे संभाल सकते हैं। रोहित ने चारों ओर देखा। लाइव स्ट्रीम। भले ही तुम लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो, ऐसी जगह पर मत आओ, दफा हो जाओ। जैसे ही उसने बात खत्म की, उसके पीछे फिल्मांकन कर रहे व्यक्ति के फोन पर टिप्पणियों की बौछार आ गई। ये लड़का कितना घमंडी है, अगर मैं होता तो मैं कीबोर्ड लेता और उसे मौके पर ही दबा देता। लगता है इस लड़के में हजारों पुरुषों का साहस है। भाई हॉकिन, जल्दी बाहर निकलो। बाहर निकलो, लड़ो। क्या तुम इस तरह बात किए जाने को सहन कर सकते हो, भाई हॉकिन? भाई हॉकिन ने अपने होठों को घुमाया और कहा, बच्चे, इतना घमंड क्यों? क्या तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूं? मैं ऑनलाइन जाने माने भाई हॉकिन हूं। परेशानी मत खड़ी करो, वरना मैं बस लेट जाऊंगा और उत्पीड़न के लिए तुम पर मुकदमा कर सकता हूं। वाह भाई हॉकिन, क्या चिकनी चाल है। पेशेवर घोटाला कलाकार, भाई तुम बड़ी मुसीबत में पड़ गए हो। जैसे ही केशव ने इस आदमी को देखा, वह तुरंत दौड़कर गया और उसे लात मारी। तुम अभी भी यहाँ लाइव स्ट्रीम करने की हिम्मत करते हो? मैं तुम्हें पीटकर मार डालूंगा। देखो, ये केशव है, वह लड़का जो पिछली बार कैमरे पर शौच करते हुए पकड़ा गया था। मुझे याद है, उसका नितंब इतना बड़ा और सफ़ेद है कि इसने मेरे दिल को भी धड़का दिया था। इससे पंगा मत लो, यह एक अमीर दूसरी पीढ़ी का है। भाई हॉकिन, तुम बेहतर हो कि भाग जाओ। एक ही कॉल पर 100 से अधिक मजदूर उसकी आज्ञा मानेंगे। तुम्हें निश्चित रूप से बुरी तरह पीटा जाएगा। भाई हॉकिन ने जल्दी से चकमा दिया, जल्दबाजी में कहा, गलतफहमी, यह एक गलतफहमी है। पिछली बार जब मैंने तुम्हें बाहर शौचालय जाते हुए फिल्माया था तो ये जानबूझकर नहीं था। रोहित ने केशव को भाई हॉकिन नाम के आदमी का पीछा करते हुए देखा। उसने हस्तक्षेप नहीं किया। केशव को ज्यादा से ज्यादा चोट लगेगी, लेकिन अगर वह शामिल हो गया तो लोग मर सकते थे। केशव को इन दोनों लड़कों को उलझाए रखने देना बेहतर था ताकि वे परेशानी पैदा न कर सकें। दूसरी मंजिल का दालान मंद और नम था, फर्श कुछ फिसलन भरा था, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए, दालान तेजी से अंधेरा होता गया और हरे रंग की ईंटों की दीवार पर समाप्त हुआ। लेकिन इस पूरे गलियारे के किनारे पर 3 कमरे थे, जिनमें से प्रत्येक का अपना दरवाजा था। पहला एक भारी लोहे का दरवाजा था, जैसे कि युद्धकाल का एक बनकर ठोस रिवेट से जड़ा हुआ दरवाजा काय और जंग से ढका हुआ था, और ऐसा लगता था कि इसे कभी खोलने का इरादा नहीं था, क्योंकि इसमें कोई हैंडल नहीं था। रोहित ने पहुंचकर महसूस किया, उसकी आंख की पुतलियां सिकुड़ गईं। नहीं, ये दरवाजा लोहा नहीं है, ये सोना है। जंग गिर गई। एक उज्ज्वल सुनहरे रंग का एक टुकड़ा सामने आया। करीब से जांच करने पर इसमें कोई संदेह नहीं था कि पूरा दरवाजा सोने का बना था, बस इसे अनजान लोगों को धोखा देने के लिए लोहे की चादर की एक परत से ढका गया था। लेकिन समय के लंबे गुजरने, साथ ही खराब रखरखाव के कारण लोहा पूरी तरह से जंग खा गया था, जिससे बड़े हिस्से आसानी से उठाए जा सकते थे। रोहित को ठंडक महसूस हुई और उसने धीरे से अपना हाथ वापस खींच लिया। सोने में ढला हुआ एक दरवाजा, अंदर कुछ असाधारण जरूर होगा। किन परिस्थितियों में किसी को सोने में ढला हुआ दरवाजा चाहिए होगा? उसके विचारों के अनुसार प्रेतों को कैद करते समय ही दरवाजे के लिए सोना इस्तेमाल करना सार्थक होगा। रोहित की अभिव्यक्ति बदल गई। इस इमारत का इतिहास 100 साल पुराना है। क्या ये हो सकता है कि 1 सदी पहले प्रेत संभालने वाले थे? या क्या मैं ज्यादा सोच रहा हूँ और यह बस अतीत के किसी अमीर व्यक्ति ने अपनी दौलत को इस तरह छिपाने का तरीका था? वह निश्चित नहीं था, लेकिन उसके दिल में निष्कर्ष पहले की ओर झुका हुआ था। दूसरा दरवाजा तांबे का बना था, जंग से ढका हुआ था और उसमें हैंडल भी नहीं था, अत्यधिक भारी था और आसपास की दीवारों में मिल गया था। इसे खोलने के लिए किसी को दीवार तोड़नी पड़ती। रोहित ने उस पर खटखटाया। कोई गूंज नहीं हुई, जो तांबे के दरवाजे की असाधारण मोटाई का संकेत था। तीसरा दरवाजा लकड़ी का बना था, उसमें एक ताला लगा हुआ था और ऊपर से नीचे तक लगभग 7 या 8 ताले लगे हुए थे। लेकिन अब इन सभी तालों को औजारों से काट दिया गया था और दरवाजा खोल दिया गया था। हल्के से धक्का देने पर एक चरमराहट के साथ झूल गया। एक ठंडी हवा लगी, जिससे अनजाने में किसी को कंपकंपी छूट गई। रोहित ने अपना फोन निकाला, टॉर्च चालू की और अंदर रोशनी डाली, लेकिन जल्दी नहीं की। मोटी हरी ईंटों की दीवारों ने बाहर से विशाल दिखने वाले कमरे को वास्तव में केवल 5 वर्ग मीटर का बना दिया था। उसने दीवारों की मोटाई का अनुमान लगाया, कम से कम 3 मीटर या उससे अधिक। इस तरह का निर्माण निश्चित रूप से रहने के लिए नहीं था। जितना वह देखता गया, रोहित को उतना ही विश्वास होता गया कि इन तीनों कमरों को बनाने का मूल उद्देश्य कुछ बहुत खतरनाक को कैद करना था, और यह प्रेत भी हो सकते थे। नहीं, ये सही नहीं है। अगर इस जगह के मालिक का वास्तव में इरादा उन सभी वर्षों पहले प्रेतों को हिरासत में लेने का था,
तो इतनी संपदा को ऐसी संपत्ति बनाने में खर्च करना मूर्खतापूर्ण होगा। ये बहुत अधिक ध्यान खींचता है और सत्य को छिपाने के इरादे से मेल नहीं खाता। अगर मैं होता तो मैं एक तहखाना बनाता और उसे किसी उजाड़ जगह में गहराई में दफना देता। इस तरह सिर्फ 100 साल ही नहीं बल्कि 200 या 300 साल भी गुजर सकते थे बिना इसके पाए जाने के। जिसका मतलब है इन कमरों में जो कुछ भी है वह प्रेत नहीं हो सकता है। रोहित ने उपलब्ध कम जानकारी के आधार पर स्थिति का विश्लेषण करने की कोशिश की। अध्याय 189 रहस्यमय दर्पण। गणतंत्र काल का एक जर्जर घर जो दशकों से खड़ा है। ये 3 मीटर से अधिक मोटी दीवारें जो हरी ईंटों से बनी हैं, 3 विशेष दरवाजे। ये देखने में साधारण लगने वाले विवरण वास्तव में कई महत्वपूर्ण बातें बता गए हैं। रोहित निश्चित था कि जिस व्यक्ति ने ये घर बनवाया था उसका इरादा अंदर की चीज़ों को हमेशा के लिए छिपाने का कभी नहीं था, बल्कि वह ये सोचता था कि भविष्य में किसी बिंदु पर घर के अंदर की सामग्री जारी की जाएगी। काफ़ी सरल। अगर वास्तव में किसी का इरादा सुरक्षित रखने और हमेशा के लिए छिपाने का होता तो वे जानबूझकर एक घर नहीं बनाते और इसे इतना प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट नहीं बनाते, क्योंकि सबसे आम लोग भी जानते थे कि सबसे मजबूत घर भी एक दिन गिर जाएगा और उस दिन घर के अंदर की चीज़ें दुनिया के सामने फिर से प्रकट होंगी। इसलिए वह ये दावा कर सकता था कि तीनों कमरों के अंदर की चीज़ें निश्चित रूप से असाधारण नहीं थीं। उन्हें कुछ महत्वपूर्ण लेकिन अत्यधिक खतरनाक का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। अगर यह महत्वपूर्ण नहीं होता तो इसे भावी पीढ़ियों के लिए नहीं छोड़ा जाता, और अगर यह खतरनाक नहीं होता तो कमरों का निर्माण इतनी सुरक्षित तरीके से नहीं किया जाता। रोहित ने अपनी आंखें संकीर्ण कर लीं, उसके दिल में रुचि की एक छुअन बढ़ी। अगर ऐसा है तो मैं वास्तव में देखना चाहता हूं कि इन तीनों कमरों के अंदर क्या है। अज्ञात और रहस्यमय चीज़ों की खोज करने की जिज्ञासा की भावना उभर आई। उसने अपनी प्रेत आंखें खोलीं और उसके सामने का अंधेरा एक पल में बिना किसी निशान के गायब हो गया। उसके मन में एक गहरा लाल दुनिया प्रकट हुई। अपने फ़ोन की रोशनी का उपयोग किए बिना भी रोहित स्पष्ट रूप से देख सकता था कि खोले गए लकड़ी के दरवाजे के पीछे क्या था। लेकिन पहली नज़र में उसने जो देखा वह कमरे के अंदर की एक ठोस दीवार थी, धूल से ढकी हुई, नमी और क्षय का एक संकेत लिए हुए। रोहित ने ध्यान से अंदर कदम रखा। हालांकि कोई पहले ही यहाँ आ चुका है। न केवल ताला औजारों से काटा गया है बल्कि जमीन पर पदचिह्न भी हैं। मैं इस कमरे में प्रवेश करने वाला पहला नहीं हूँ, उसने ध्यान दिया। नीले पत्थर से बने एक मोटे गलियारे का अनुसरण करते हुए वह एक लगभग सीलबंद छोटे कमरे में पहुंचा। खिड़कियों या छत के बिना चारों ओर पत्थर की ईंटें थीं, रोशनी के एक टुकड़े से भी रहित। रोहित के प्रवेश के साथ उसके फ़ोन की रोशनी ने आसपास को प्रकाशित कर दिया। लकड़ी का फर्नीचर जमीन पर बिखरा हुआ था, स्टूल, मेज और इसी तरह कई वर्षों का भार सहन करते हुए ऐसा लगता था कि घर के पिछले मालिक द्वारा पीछे छोड़ दिया गया था। लेकिन वे सब साधारण वस्तुएं थीं, कुछ भी असामान्य नहीं, अब लगभग पूरी तरह से क्षय हो चुका था। इन अस्पष्ट वस्तुओं से परे रोहित ने अचानक कमरे के कोने में एक दर्पण देखा। गणतंत्र काल की शैली का एक पूरे आकार का दर्पण, एक व्यक्ति जितना लंबा। दर्पण का स्टैंड तांबे का बना था, लेकिन उस पर जंग के धब्बे थे। फिर भी दर्पण स्वयं नए जैसा साफ था, चमकदार रूप से उज्ज्वल, लगभग अशोभनीय, जैसे कि इसे अभी अभी खरीदा गया हो। अगर पुराने स्टैंड ने इसकी उम्र का खुलासा नहीं किया होता तो कोई अकेले कांच से शायद ही बता पाता कि दर्पण कम से कम 100 साल पुराना था। दर्पण के पास एक पुराना मोमजामा पड़ा था जिसका उपयोग पहले इसे ढकने के लिए किया गया था। अन्य जगहों पर, निर्माण स्थलों पर आमतौर पर पाए जाने वाले सुरक्षा हेलमेट, साथ ही प्लायर्स और हथौड़ों जैसे कुछ औजार थे। ये वस्तुएं हाल ही में जोड़ी गई थीं, मूल रूप से कमरे से संबंधित नहीं थीं। रोहित ने भौहें चढ़ाईं। वे औजार स्पष्ट रूप से निर्माण स्थल के श्रमिकों के हैं। श्रवण ने उल्लेख किया था कि कुछ श्रमिक निर्माण स्थल से गायब हो गए थे। क्या ये हो सकता है कि वे यहाँ गायब हो गए हों? तो ऐसा लगता है। उसने अचानक अपनी नज़र उस साफ दर्पण की ओर मोड़ ली। सावधानी से पास आते हुए रोहित ने अचानक पाया कि उसका अपना प्रतिबिंब दर्पण में मौजूद नहीं था। एक दर्पण जो मानव आकृति को प्रतिबिंबित नहीं करता है। रोहित ने पता लगाया, वास्तव में समस्या इस दर्पण के साथ है। लापता श्रमिक का इस दर्पण से संबंधित होना चाहिए, और इसके अलावा दर्पण को स्थानांतरित किया गया है। उसने जमीन पर निशान देखे जहां इसे हटाया गया था, स्पष्ट रूप से परिस्थितियों से अनजान किसी के द्वारा। क्या ऐसी वस्तु को इतनी लापरवाही से इधर उधर हटाया जा सकता है? यहाँ तक कि इसके पास होने के लिए भी अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता थी। रोहित ने दर्पण को हिलाए बिना अनुमान लगाया कि यह पहले कहाँ खड़ा था, फिर ऊपर देखा। दर्पण मूल रूप से इस तरह रखा गया था, दरवाजे का सामना करते हुए। अचानक उसने दरवाजे के विपरीत दीवार पर एक छोटा छेद देखा।
छेद जानबूझकर एक ड्रिल से बनाया गया था और उसके माध्यम से वह निर्माण स्थल के विपरीत तरफ निर्माणाधीन ऊंची इमारत को देख सकता था। ऊंची इमारत लगभग पूरी हो चुकी थी, यहाँ तक कि बाहरी शीशा भी लगा दिया गया था। रोहित ने जमीन पर पड़ी ड्रिल को देखा और फिर उस दीवार को देखा जिसे पहले ही ड्रिल किया जा चुका था। मैं यह मानकर चलता हूं कि निर्माण स्थल के कई श्रमिक इस गणतंत्र काल के घर से चोरी करना चाहते थे, क्योंकि ऐसे पुराने घरों में मूल्यवान प्राचीन वस्तुएं मिलना बहुत संभव है। इसलिए उन्होंने दीवार में ड्रिल किया, बिजली जोड़ी, फिर दरवाजे का ताला खोला। यहाँ कुछ भी मूल्यवान नहीं मिलने के बाद उन्होंने जगह साफ करने के लिए दर्पण को हटा दिया और दूसरी तरफ पहुंचने के लिए इस दीवार में ड्रिल करने की कोशिश की, उसने कहा। दीवार के पीछे दूसरा कमरा था, तांबे के दरवाजे वाला। मूल्यवान कुछ भी नहीं मिलने पर उन श्रमिकों ने अपना ध्यान दूसरे कमरे की ओर मोड़ दिया। एक ठोस तांबे का दरवाजा खोलने की तुलना में इस कमरे से दीवार में ड्रिल करना स्पष्ट रूप से बहुत आसान था। रोहित ने एक एक करके जोड़ा, जिससे उसकी अधिकांश अनिश्चितता दूर हो गई। अगर चीजें वैसी ही हैं जैसा मुझे संदेह है, तो श्रमिक के गायब होने की केवल एक ही संभावना है। दर्पण अभी भी यहाँ है, औजार अभी भी जमीन पर हैं, लेकिन श्रमिक चला गया है और केशव का पीछा करने वाला अदृश्य प्रेत श्रमिक के कपड़े पहने हुए है। सब कुछ इस दर्पण की ओर इशारा करता है। लेकिन सवाल बने रहे, हालांकि दर्पण भयानक था, इसका वास्तविक उद्देश्य और उपयोग क्या था? अस्पष्ट और कुछ खतरनाक प्रयोग की आवश्यकता थी। रोहित ने सोचा, दर्पण को दरवाजे का सामना करने के लिए रखा गया था। ये दर्शाता है कि जो कोई भी प्रवेश करेगा वह दर्पण में परिलक्षित होगा। ये वही है जो मूल मालिक चाहता था कि हो, अन्यथा वे इसे इस तरह से डिज़ाइन नहीं करते। लेकिन दर्पण को मोमजामा से भी ढका गया था, जैसे कि मालिक नहीं चाहता था कि यह अचानक किसी को प्रतिबिंबित करे। एक बहुत विरोधाभासी डिज़ाइन। कुछ विचार के बाद उसने खुद ही कुछ परीक्षण करने का फैसला किया। समय से पहले मरने से बचने के लिए उसने सीधे प्रेत मोमबत्ती जलाई। उसने प्रतिबिंब रहित दर्पण की सतह की ओर हाथ बढ़ाया। कुछ भयानक हुआ। उसका हाथ वास्तव में अंदर पहुंच गया। अंधेरा, ठंडा, जैसे उसने अपना हाथ एक बर्फ के तहखाने में डुबो दिया हो। अचानक रोहित का चेहरा सदमे से पीला पड़ गया, क्योंकि उसने दर्पण के अंदर कई हथेलियों को अपनी बांह पकड़ते हुए और उसे लगातार अंदर खींचते हुए महसूस किया। उसके पूरे शरीर को दर्पण के अंदर खींचने की कोशिश कर रहे थे। लानत है। रोहित ने तेजी से अपना हाथ वापस खींच लिया। शायद ये प्रेत मोमबत्ती के कारण था या शायद किसी अन्य कारण से, लेकिन उसका हाथ दर्पण से आसानी से वापस बाहर खींच लिया गया। बस अब उसकी बांह पर कई हरे रंग के हथेली के निशान थे। हाथों के निशान विभिन्न आकारों के थे, जो बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं के थे, सभी अलग अलग। रोहित के दिल में ठंडक महसूस हुई। प्रेत अंदर प्रेतों से भरा हुआ है। दर्पण में अनेक प्रेत समाये हुए थे। ये ध्यान में रखते हुए वह कुछ कदम पीछे हटने से खुद को नहीं रोक पाया। ये दर्पण बहुत खतरनाक, बहुत भयावह था। अगर दर्पण के अंदर के सभी प्रेत भाग जाते तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। शायद पूरा जयपुर शहर इस दर्पण के कारण गिर सकता था। रोहित ने सोचा। उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। क्या मूल मालिक पागल था जो इतनी खतरनाक चीज को लकड़ी के दरवाजे के पीछे रख दे? अगर मैं होता तो मैं इसे एक डिब्बे में बंद करके समुद्र में फेंक देता, ताकि यह कभी दिन का उजाला न देख सके। रोहित ने चिंतन किया। रुको, ये चीज उतनी सरल नहीं हो सकती जितनी मैंने सोची थी। अगर यह सिर्फ एक प्रेत दर्पण होता तो मूल मालिक ने इसे बस इस तरह नहीं रखा होता। अगर मूल मालिक का वास्तव में दुनिया को नष्ट करने का इरादा होता तो वे इस चीज को संरक्षित करने के लिए जानबूझकर एक हवेली नहीं बनाते। मुझे लगता है कि मूल मालिक का असली इरादा इस प्रेत दर्पण को दुनिया को नष्ट करने देना नहीं था, बल्कि इसे भावी पीढ़ियों के लिए छोड़ना था, यह उम्मीद करते हुए कि वे इसके लिए कोई उपयोग ढूंढ सकें। इतनी भयानक वस्तु का उपयोग। रोहित को लगा कि यह सब कुछ थोड़ा अतार्किक लग रहा था, लेकिन यह अनुमान ही एकमात्र था जो समझ में आता था। अन्यथा, चाहे इमारत के लेआउट को देखा जाए, दर्पण के स्थान को, या तीनों कमरों के दरवाजों के चुनाव को, ये स्पष्ट था कि सब कुछ सावधानीपूर्वक विचाराधीन था। जिस व्यक्ति ने ये जगह बनवाई थी वह बहुत चालाक होना चाहिए था और निस्संदेह एक भूत निवारक भी। बुरी बात यह है कि ऐसा व्यक्ति शायद पहले ही मर चुका होगा, अन्यथा उनसे मिलना और कुछ चीज़ों के बारे में जानना बहुत अच्छा होता। लेकिन क्या 100 साल पहले भूत निवारक थे? और उससे 200 साल पहले क्या? भूत निवारकों के अस्तित्व को कितना पीछे तक खोजा जा सकता है? इस विचार पर रोहित खुद को एक और सवाल विकसित करने से नहीं रोक पाया। हालांकि इस पर विचार करना अब व्यर्थ था। वह जो निश्चित हो सकता था वह यह था कि इस हवेली में एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ था। दर्पण उन रहस्यों में से सिर्फ एक था। अधिक बड़े रहस्य पहले और दूसरे कमरे के पीछे छिपे थे।
उन सुनहरे और कांस्य दरवाजों के पीछे। उसी पल केशव की मदद के लिए चिल्लाहट नीचे से आई। भाई रोहित, जल्दी आओ और मुझे बचाओ, मैं उन्हें नहीं पीट सकता। रोहित का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। वह लगभग भूल ही गया था कि वह आदमी अभी भी नीचे भाई हॉकिंस से लड़ रहा था। एक पल सोचने के बाद रोहित ने प्रेत मोमबत्ती को बुझा दिया, कमरे से बाहर निकला, अपने पीछे लकड़ी का दरवाजा बंद कर दिया और नीचे की ओर बढ़ गया। पहले इन दो बाहरी लाइव स्ट्रीमर से निपटो, फिर उस प्रेत दर्पण का अध्ययन करने के लिए बहुत समय होगा। रोहित ने आंतरिक रूप से दर्पण को यही नाम दिया। जहां तक कमरे में चीजों का सवाल है, उनसे कोई तत्काल खतरा नहीं था। जब तक कोई उनसे छेड़छाड़ नहीं करता तब तक कोई समस्या नहीं होगी। 100 साल से अधिक हो गए थे और सब कुछ अभी भी ठीक था। अब परेशानी शुरू होने की संभावना नहीं थी। जैसे ही वह नीचे पहुंचा, उसने केशव और भाई हॉकिन को जमीन पर लेटे हुए लुढ़कते हुए देखा। उनके चेहरे लाल थे और कानों से भाप निकल रही थी, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को कसकर पकड़ा हुआ था, एक दूसरे के माता पिता के बारे में अच्छी बातें कर रहे थे, जबकि उनके हाथ पैर व्यस्त थे। यह एक तीव्र प्रेम घृणा संबंध की तस्वीर थी, लगभग चुंबन के कगार पर। दृश्य सहन करने के लिए बहुत सुंदर था। रोहित ने इत्मीनान से नीचे चलते हुए कहा, तुम दोनों को इस तरह देखकर मुझे वास्तव में डर है कि तुम गलती से मौके पर ही संभोग शुरू न कर दो। वह केशव की लड़ने की क्षमता का लंबे समय से गवाह रहा था। एक कमजोर चूजा, इसलिए अगर वह खुद ही संभाल सकता तो वह मदद के लिए नहीं बुलाता। पता चला भाई हॉकिन भी एक कमजोर था। चूजों का टकराव। सबसे असहनीय हिस्सा ये था कि ऐसे दृश्य के बीच भाई हॉकिन का छोटा अनुयायी वास्तव में एक फोन पकड़े हुए था, घटना की लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था। छोटा अनुयायी ने फिल्मांकन करते हुए चिल्लाया, दोस्तों, यहाँ कोई समस्या नहीं है। भाई हॉकिन का लड़ने का कौशल कैसा है? अगर आपको जो दिखता है वह पसंद है तो 666 को स्मैश करें और एक छोटे लाल फूल के दान के लिए मैं भाई हॉकिन से उसे थप्पड़ मरवाऊंगा। अध्याय 190। समाज में रोहित। केशव और लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला भाई हॉकिन लड़ रहे थे, जबकि एक छोटा चमचा फोन पकड़े हुए दृश्य को लाइव स्ट्रीम कर रहा था। वे जोरदार तरीके से लड़ रहे थे, लेकिन लाइव स्ट्रीम में चैट पल भर में स्पैम हो रही थी। जाओ भाई हॉकिन, उसकी पैंट उतारो, मुझे केशव का बड़ा गधा देखना है। भाई हॉकिन इसे पलट रहे हैं, दूसरे खोज स्ट्रीम करते हैं और वह होमो सामान स्ट्रीम करता है। बहुत रोमांचक। मेजबान वास्तव में भयंकर है। माँ ने मुझसे पूछा कि मैं ये फोन के साथ लाइव स्ट्रीम क्यों देख रहा हूँ। झूठ नहीं बोलूंगा, एक थप्पड़ के लिए 10 लाल फूल दान किए। केशव हार मानने वाला है। वह भाई रोहित को बुला रहा है। क्या भाई रोहित वहाँ है? स्पैमिंग की एक लहर आई। क्या भाई रोहित वहाँ है? इस गरीब बच्चे को बचाओ टिल्ड। रोहित उन दोनों को जमीन पर लुढ़कते हुए एक विकृत की तरह देख रहा था। अगर वह उन्हें नहीं जानता तो तोड़ने में भी शर्मिंदा महसूस कर रहा था, लेकिन केशव को बुरा हाल होते देखकर वह बस खड़ा नहीं रह सकता था। केशव दर्द में चिल्लाया, भाई रोहित, मदद करो, मेरी मदद करो। यह आदमी मेरा तारांकन 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 पकड़ रहा है। रोहित चलकर पास गया, तो तुम भी उसका पकड़ो। केशव ने कहा, मैंने कोशिश की लेकिन मैं उस तक पहुंच नहीं सकता। ये सुनकर लाइव स्ट्रीमिंग दर्शक हंसी से फूट पड़े। हा, पहुंच नहीं सकता? क्या भाई हॉकिन का तारांकन 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 छोटा है? मैंने केशव को हराया होगा, लेकिन मैंने एक आदमी की गरिमा खो दी है। यह एक गंभीर झटका है, यह महत्वपूर्ण क्षति है। उस बिंदु पर रोहित लड़ाई तोड़ने के लिए बीच में आया। अंत में भाई हॉकिन, जो केशव को कसकर पकड़े हुए था, को अलग खींच लिया। बस बहुत हो गया। अगर तुम इसे जारी रखते हो तो मुझे बेरहम होने के लिए दोष मत देना। रोहित को धक्का देने के बाद भाई हॉकिन ने आंखों में आग लिए वापस आरोप लगाया। तारांकन, किसने तुम्हें मेरे मामले में दखल देने के लिए कहा? रास्ते से हट जाओ, मैं इस कुत्ते के कमीने को मार डालूंगा। उसने मेरे तारांकन 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 को लात मारने की हिम्मत की। मैं सब कुछ लगा रहा हूँ। केशव उछलकर खड़ा हुआ और रोहित के बगल में खड़ा हो गया, निडर दिख रहा था। किसने तुम्हें मेरी श्रौच करते हुए फिल्माने और फिर उसे ऑनलाइन स्ट्रीम करने दिया? मैं तुम्हारे साथ अभी तक खत्म नहीं हुआ हूँ। भाई रोहित, चलो टीम बनाते हैं और इस आदमी को कुचलते हैं। कौन किससे डरता है? भाई हॉकिन अपना गुस्सा खो रहा था। चारों ओर देखा, अपने बगल में कुछ छोड़े गए कृषि औजारों से एक मोटी पुरानी लकड़ी की छड़ी उतारी और फोन से कहा, भाइयों, कोई समस्या नहीं। भाई हॉकिन को आज दो से भिड़ते हुए देखो। दो कुत्तों को जोरदार तरीके से पीटो। मेरे शब्दों को चिन्हित करो। आज भाई हॉकिन इस घर से तब तक बाहर नहीं निकलेगा जब तक वे घुटने टेक कर दया की भीख नहीं मांगते। भाई रोहित है ना? तुम दो? ठीक है, मुझे आज तुम्हारे भाई रोहित के पैर तोड़ते हुए देखो। केशव चौंक गया, पागलों की तरह चारों ओर देख रहा था, लेकिन इस्तेमाल करने के लिए कुछ नहीं मिला। धत, यह आदमी धोखा दे रहा है। वह हथियारबंद है।
उसने बस जमीन से घास के 2 ब्लेड तोड़े, जो तब एक झटके के साथ टूट गए। रोहित ने गंभीरता से कहा, यार ये बहुत ज्यादा है, तुम यहाँ गलत थे, तुमने केशव के गधे को बिना माफी मांगे स्ट्रीम किया, और तुम अभी भी लड़ाई के दौरान फायदा उठा रहे हो। हालांकि केशव ने पहला घूंसा मारा था, मुझे अभी भी लगता है कि तुम पर हमारा स्पष्टीकरण बकाया है, अन्यथा मेरा चेहरा कहाँ रहता है। मुझे तुम्हारे पूरे परिवार पर अफसोस है। भाई हॉकिन ने जोरदार तरीके से शाप दिया और रोहित पर छड़ी घुमाई। केशव, जो अभी अभी कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहा था, अचानक कई कदम पीछे हट गया, अपनी दूरी बनाए रखी। भाई रोहित, अब आप पर है, उसके पास हथियार है, मेरे पास नहीं है, मैं आपकी ज्यादा मदद नहीं कर सकता, पीछे मत हटना, उसे नरक दे दो, मैं यहाँ से आपको समर्थन दूंगा। रोहित ने गहरे भाव के साथ केशव को देखा, यह उसकी मदद करने के बारे में नहीं था, बल्कि स्पष्ट रूप से उसे उसके लिए लड़ने के लिए मजबूर कर रहा था। फिर कोई विकल्प नहीं टिल्ड, बैंक टिल्ड। बिना सोचे समझे अगले ही पल उसने एक बंदूक निकाली और हाथ उठाकर भाई हॉकिन के हाथ में लकड़ी की छड़ी पर गोली चलाई, जिसके बाद गोली चलने की आवाज आई। छड़ी एक पल में फट गई, हर जगह छींटे भेज दिए। भाई हॉकिन इतना चौंक गया कि उसने उसे गिरा दिया। उसी समय उसके कान इतनी जोर से गूंज रहे थे जैसे वह अचानक बहरा हो गया हो। इस अचानक विशेष स्थिति से अप्रत्याशित रूप से पकड़ा गया भाई हॉकिन वहां हक्का बक्का खड़ा रहा, एक पल के लिए क्या करना है, अनिश्चित। उनके बगल में लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा साइडकिक भी हक्का बक्का रह गया। धत मेरे कान, मैंने अभी अभी आवाज बढ़ा दी क्योंकि मैं कुछ अजीब शोर सुनना चाहता था जो वे कर सकते हैं। हे भगवान, भाई रोहित के पास बंदूक है। क्या मैं चीजें देख रहा हूं, या क्या उसके पास वास्तव में बंदूक है? क्या वह असली सौदा है? लकड़ी के चिप्स फट गए, तुम क्या सोचते हो? जल्दी करो, याओ याओ लिंग, कोई मरने वाला है, शूटिंग हो रही है। लाइव चैट में टिप्पणियों की एक बौछार आई। रोहित ने कहा, तुम आजकल के युवा बहुत गर्म सिर वाले हो, हमेशा इतनी जल्दी लड़ने और मारने के लिए। यह अच्छा नहीं है। क्या तुम बस चुपचाप वह सुन नहीं सकते जो मुझे कहना है? भाई हॉकिन को होश में आने में काफी समय लगा। उसके कान अभी भी गूंज रहे थे, लेकिन अब उसे अपने चेहरे पर दर्दनाक जलन महसूस हुई जहां छींटे लगे थे और त्वचा टूट गई थी, जिससे थोड़ा खून रिस रहा था। तुम रोहित के हाथ में हैंडगन को देखते हुए भाई हॉकिन को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ, उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। रोहित ने उसे देखते हुए कहा, तुम क्या अभी भी लड़ना चाहते हो? तो आगे बढ़ो। तुम्हें लगता है कि तुम सख्त हो, भाई हॉकिन, है ना? सब कुछ लौह और त्रुटिहीन। शायद आज मुझे तुम्हें एक दोष देना चाहिए। भाई हॉकिन डर के मारे लगभग रोने ही वाला था, उसके घुटने टूट गए क्योंकि वह जमीन पर घुटने टेक दिया। नहीं नहीं नहीं, भाई रोहित, मुझे छोड़ दो, कृपया मुझे छोड़ दो। रोहित का वास्तव में उसे चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, ये बस उसे डराने के लिए था ताकि वह 2 बार सोचे और इतना मनमानी से काम न करे। उसने सोचा कि सिर्फ इसलिए कि लाइव स्ट्रीम लोकप्रिय हो रही थी, वह हर किसी का अनादर कर सकता था। उसने मुस्कान के साथ भाई हॉकिन के चेहरे पर बंदूक से थप्पड़ मारा। तुम्हें छोड़ दूं, यह मेरे भाई यहाँ क्या सोचते हैं इस पर निर्भर करेगा। भाई हॉकिन ने एक शोकपूर्ण चेहरे के साथ विनती की। भाई मुझे छोड़ दो, कृपया। चून की लाइव स्ट्रीमिंग दृश्य पर जारी थी और भी टिप्पणियां बाढ़ में आ गईं। भाई हॉकिन के पास एक छड़ी है, लेकिन बंदूक के साथ भाई रोहित से मिलता है, उसने इस बार एक लोहे की प्लेट को लात मारी है। भाई रोहित शक्तिशाली और दबंग है, एक असली आदमी, मामूली असहमति पर बंदूक निकालने में तेज। मैंने सोचा था कि वह बस एक कांस्य खिलाड़ी था, राजा रैंक होने की उम्मीद नहीं थी। भाई रोहित के सामने घुटने टेकना, मैं बाद में भाई रोहित के लिए धूप चढ़ाऊंगा, उसे जेल में सुखद समय की कामना करता हूं। इस क्षण रोहित ने फोन को देखा जो अभी भी लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था और उसे इशारा किया, यहाँ आओ। छोटा साइडकिक डर से कांप रहा था, जानता नहीं था कि क्या करना है। मैं भाई रोहित तुम्हें देख रहा है, कैमरामैन, बेहतर है कि भागो। भागो। क्या तुम एक गोली से तेज दौड़ सकते हो? घुटने टेक कर जल्दी माफी मांगो और स्ट्रीमिंग जारी रखना मत भूलना। भाई हॉकिन को डॉग ब्रदर में बदलते देखकर मनोरंजन हुआ। सड़कों का कठोर और संक्षिप्त भाई रोहित ने कहा, यहाँ खड़े हो जाओ, फोन पकड़ो, इसे मुझ पर निशाना बनाओ, हाँ बस ऐसे ही। मैं जयपुर शहर का प्रभारी व्यक्ति हूँ, अफवाह वाला भूत मास्टर, जयपुर शहर में विशेष मामलों के लिए जिम्मेदार हूँ और मैं अभी ड्यूटी पर हूँ। भाई रोहित एक भूत मास्टर है। वह झूठ बोल रहा है, उस पर विश्वास मत करो। मेरे पास अंदरूनी जानकारी है, भाई रोहित सच कह रहा है। वह सैटेलाइट पोजिशनिंग फोन प्रभारी व्यक्ति के लिए मानक जारी है। एक शहर में केवल एक ही मुखिया होता है, जिसमें अविश्वसनीय अधिकार होता है, वे मिनटों में तुम्हारा पानी का मीटर देख सकते हैं।
यह एक पौराणिक व्यक्ति है जिसे मैं आमतौर पर कभी नहीं देख पाता, और आज मैंने वास्तव में एक भूत मास्टर को देखा। पूरी तरह से लायक। अध्याय 191, प्रेत को दर्पण में फंसाना। भाई हॉकिन अभी भी डर के मारे जकड़ा हुआ था, जमीन पर पड़ा दया की भीख मांग रहा था, जबकि रोहित लाइव स्ट्रीमिंग रूम के साथ खेल रहा था। उसे अंतर्राष्ट्रीय भूत नियंत्रक के रूप में अपनी पहचान बताने में कोई ऐतराज नहीं था। आखिरकार कई लोगों को इसके बारे में पता था। ये बस आम जनता थी जिसे अंधेरे में रखा गया था, लेकिन सभी अमीर और शक्तिशाली लोग शहर में तैनात अंतर्राष्ट्रीय भूत नियंत्रकों के बारे में जानते थे। इस समय केशव पास आकर बोला, भाई रोहित, क्या आपको बंदूक निकालने की जरूरत है? वह गोला बारूद काफी महंगा है। रोहित ने कहा, मैं तुम्हारी तरह सार्वजनिक रूप से गले मिलकर और लड़कर नहीं निपट सकता, है ना? जो लोग बेहतर तरीके से नहीं जानते वे सोच सकते हैं कि हम कुछ और कर रहे हैं। एक दर्जे वाले व्यक्ति के रूप में मैं तुम्हारी तरह हाथापाई नहीं कर सकता। ये शर्मनाक है। इसके अलावा लाइव स्ट्रीमिंग रूम में अभी 1 लाख से अधिक लोग देख रहे हैं। तुम्हें प्रभाव का ध्यान रखना चाहिए। अगर बात फैल गई तो भयानक होगा। मैं नहीं चाहता कि सड़क पर चलते समय मुझे कोई सिरफिरा कहे। केशव ने कहा, एक आदमी के सिरफिरा होने में क्या गलत है? दूसरों की राय की परवाह मत करो। तुम ये कर सकते हो, भाई रोहित। रोहित ने कहा, मैं वास्तव में नहीं कर सकता। भाई हॉकिन का ख्याल रखो, क्योंकि वह अब इस तरह है। अगर तुम्हें कम महसूस हो रहा है तो उसे सबक सिखाओ और उसे रास्ते पर भेज दो। उसके बाद मुझे अभी भी तुम्हारी समस्या से निपटना है। ज़्यादा समय बर्बाद मत करो, रोहित ने कहा। केशव मुस्कुराया और एक अश्लील हंसी हंसा। चिंता मत करो, मुझे पता है कि क्या करना है। फिर उसने भाई हॉकिन को एक खतरनाक नज़र दी, जो डर से कांप रहा था। तुम आखिरकार मेरे हाथ में आ गए हो। अगर मैं तुम्हें आज एक अविस्मरणीय अनुभव नहीं देता तो मैं भाई वाई के नाम का अपमान कर रहा हूँ। रोहित ने इस बिंदु पर कैमरे से कहा, दोस्तों, क्या आप आज की लाइव स्ट्रीम का आनंद ले रहे हैं? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो 6 दबाओ। 666। भाई रोहित भी लाइव स्ट्रीमिंग में आ रहे हैं। हे भगवान, मैंने अभी अभी इसकी शिकायत की और यह पुष्टि हो गई है। अधिकारियों ने भाई रोहित को परेशान नहीं किया, इसके बजाय उन्होंने मुझे गंभीरता से चेतावनी दी। अब मुझे विश्वास है कि भाई रोहित वास्तव में एक भूत नियंत्रक है। मैंने भी कॉल किया और याओ याओ लिंग ने सीधे संकेत दिया कि वे एक भूत नियंत्रक के मामले से निपट रहे हैं। जल्दी करो और बड़े बॉस को चाय पेश करो। रोहित ने कहा, दोस्तों, मैं अब लाइव स्ट्रीम बंद करने जा रहा हूं क्योंकि जो आगे आ रहा है उसमें कुछ विशेष घटनाएं शामिल हैं। आप सभी के लिए अनजान रहना बेहतर है। भाई हॉकिन, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बदले की भावना से सज़ा नहीं दूंगा। मैं उसे बाद में जाने दूंगा। भविष्य में जब भाई हॉकिन बाहर हो तो उसके स्वभाव को नियंत्रण में रखने की कोशिश करो, अन्यथा जल्द या बाद में यह उसका पतन होगा। आप हमें अच्छी तरह से सिखाते हैं, भाई रोहित। डॉग ब्रदर का मामला हम पर छोड़ दें। लेकिन ये विशेष घटनाएं क्या हैं? नहीं, भाई रोहित, स्ट्रीमिंग जारी रखो। तुम भाई हॉकिन से कहीं ज़्यादा रोमांचक हो। मैं तुम्हें 10,000 युआन दूंगा। असली MVP, मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ। भाई रोहित, मेरा ख्याल रखो, मैं एक लड़की हूँ। रोहित ने लाइव स्ट्रीमिंग रूम में टिप्पणियों की बौछार को नज़रअंदाज किया, स्ट्रीम को बंद करने की योजना बना रहा था। केशव ने जल्दी से पास आकर फ़ोन छीन लिया और कहा, रुको भाई रोहित, मुझे एक मौका दो। तुम क्या करने जा रहे हो? केशव ने कैमरे का सामना किया और कहा, दोस्तों, अगर भाई रोहित आपके लिए स्ट्रीम नहीं करेंगे तो मैं भाई वाई करूंगा। पिछली बार भाई हॉकिन ने जंगल में मेरा शौच करते हुए फिल्मांकन करने की हिम्मत की थी। अब जब वह मेरे हाथ में आ गया है तो वह आसानी से नहीं छूटेगा। भाई हॉकिन, तुम क्या देख रहे हो? अगर तुम अपनी पैंट नहीं उतारते और सबके सामने शौच नहीं करते तो तुम नहीं जा रहे हो। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि लाइव स्ट्रीम में होना कैसा होता है। नहीं, तुम मजाक नहीं कर रहे हो। भाई हॉकिन हक्का बक्का रह गया। केशव ने कहा, तुम दूसरों को फिल्माना बहुत पसंद करते हो, अब भाई वाई की बारी है तुम्हें एक लाइव प्रसारण देने की। उसने भाई हॉकिन के नितंब पर फोन का निशाना साधते हुए घोषणा की, कोई समस्या नहीं दोस्तों, भाई हॉकिन के शौच का सीधा प्रसारण। अगर अनुयायी 2 लाख से अधिक हो जाते हैं तो मैं उसे 2 बार ऐसा करवाऊंगा। जल्दी करो दोस्तों, सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर तुम और देर करते हो तो मैं भाई रोहित से तुम्हें सबक सिखाने के लिए कहूंगा। भाई हॉकिन आंसू के कगार पर था, दयालु दिख रहा था, पता नहीं था कि मदद के लिए किसकी ओर मुड़ें। भाई वाई को मजा लेना जरूर आता है, लेकिन मुझे शर्त है कि भाई हॉकिन का नितंब भाई वाई जितना खूबसूरत नहीं है। ये स्ट्रीमिंग रूम आंखों के लिए बहुत मसालेदार है। इस तरह की अश्लील चीज़ अभी भी कैसे स्ट्रीम हो सकती है?
इस स्ट्रीमिंग रूम को अभी बंद करो, लेकिन इससे पहले कि तुम ऐसा करो, सुनिश्चित करो कि उसने कर लिया है। रोहित के होंठ का कोना मरोड़ा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि केशव भाई हॉकिन को सबक सिखाने के लिए इस तरीके के बारे में सोचेगा। ये वास्तव में भयानक था। भाई हॉकिन वास्तव में दुर्भाग्य से केशव के हाथों में पड़ गया था। लेकिन हर किसी की बारी होना उचित लगा। भाई हॉकिन, अपनी पैंट मत उतारो। तुम एक दर्जे के आदमी हो, तुम भाई वाई की धमकी के आगे कैसे झुक सकते हो? उसे उतारने दो, उसे उतारने दो। अब भाई हॉकिन के लाइव स्ट्रीम में दर्शकों की संख्या तेजी से बढ़ गई, एक पल में 1 लाख को पार कर गई, और संख्याएं अभी भी बढ़ रही थीं। एक मामूली प्रसारक को एक प्रमुख में बदल दिया। इतने हंगामे के बाद अंत में भाई हॉकिन अपमानित हुआ और अपनी पैंट ऊपर खींचने और आंसू में जाने से पहले कुछ पीछे छोड़ गया। वह खेलने का तरीका नहीं है। सोचो कि तुम महान हो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास एक बंदूक है। उसे भागते हुए देखकर केशव ने ठंडे ढंग से हंसा। अच्छा, तुम अपनी जगह जानते हो। देखो, अगर तुम मुझे फिर से फिल्माने की हिम्मत करते हो। रोहित ने कहा, तुम घृणित भी नहीं होते। केशव ने घटना पर अभी भी गुस्सा करते हुए कहा, तुम नहीं जानते कि वह आदमी कैसा है। पिछली बार जब मैं निर्माण स्थल पर बेताब था और खुद को हल्का करने के लिए एक एकांत जगह मिली, तो उसने शुरुआत से अंत तक पूरी प्रक्रिया को फिल्माया, चिल्लाते हुए, भाइयों, कोई समस्या नहीं। मैं इतना पागल था कि किसी को मार सकता था। इस बार उसने हम पर हमला करने की हिम्मत की। अगर हम उसे कुछ रंग नहीं दिखाते हैं तो ये बच्चा मनमानी करेगा। अगली बार जब वह मेरे हाथ में आता है तो मैं उसे अनुभव करवाऊंगा कि एक असामान्य घटना वास्तव में क्या है। रोहित ने कहा, ठीक है, अब जब वे चले गए हैं तो ये खत्म हो गया है। मेरे साथ ऊपर आओ, मैंने कुछ नया खोजा है। केशव ने पूछा, क्या खोज? रोहित ने कहा, वह प्रेत जो तुम्हारा पीछा कर रहा है। मैं पता लगाना चाहता हूं कि क्या हो रहा है। मुझे अब एक मोटा विचार है कि वह प्रेत कहां से उत्पन्न हुआ। मुझे स्रोत मिल गया है। केशव ने उत्साह से कहा। उसकी आंखें चमक उठीं। मैंने सोचा था कि यह कुछ गंभीर है, लेकिन यह मामूली मामला निकला। मेरा लाइव स्ट्रीमिंग समय बर्बाद कर रहा है। कोई रास्ता नहीं। अगली बार मैं अपनी खुद की लाइव स्ट्रीम शुरू करने जा रहा हूं। रोहित ने पूछा, तुम क्या लाइव स्ट्रीम करना चाहते हो? केशव ने जवाब दिया, अब सामान्य घटनाएं लाइव स्ट्रीम करने के बारे में क्या ख्याल है? उन लोगों को डरा दो। तुम आतंक फैला रहे हो। जांच होने के लिए सावधान रहो। केशव ने कहा, चिंता मत करो, मेरे पास आपके भाई रोहित मेरा साथ देने के लिए है ना? डरने की क्या बात है? अगर हम दोनों ही अब सामान्य घटनाओं का आनंद ले रहे हैं तो क्या फ़ायदा? हमें सभी को मज़ा लेने की ज़रूरत है। हम आतंक नहीं फैला रहे हैं, हम हंसी फैला रहे हैं, प्यार फैला रहे हैं। तुम समाज से बदला ले रहे हो यार। ये लोगों को डर से मार डालेगा। रोहित ने उसे अजीब तरह से देखा। ऐसा लगा जैसे भाई हॉकिन की घटना ने केशव को एक पूरी नई दुनिया की खोज करने के लिए प्रेरित किया था। लाइव स्ट्रीमिंग का उल्लेख करने से वह गेम खेलने की तुलना में अधिक उत्साहित हो गया। रोहित ने कहा, चलो पहले तुम्हारी समस्या का पता लगाते हैं, इससे पहले कि हम उस बारे में बात करें। मैं नहीं चाहता कि हर बार जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो कोई प्रेत मुझे किसी कोने से घूर रहा हो। वह निश्चित था कि केशव का पीछा करने वाला प्रेत इस इमारत में था। ये बस एक दर्पण के बिना अदृश्य था। हालांकि उसके हाथ में कोई दर्पण नहीं था, इस इमारत में एक था, प्रेत दर्पण। रोहित ने अपनी आंखें संकरी कर लीं और केशव को दूसरी मंजिल पर वापस ले गया। उसने पहले अनुमान लगाया था कि दूसरी मंजिल पर दर्पण किसी भी छवि को क्यों प्रतिबिंबित नहीं करता था। यह इसलिए नहीं था कि वह एक छवि को प्रतिबिंबित नहीं कर सकता था, बल्कि इसलिए कि छाया भाग गई थी। अब रोहित को उस छाया को प्रेत दर्पण में वापस लाने की कोशिश करनी थी। दूसरी मंजिल पर रोहित ने अचानक एक दीवार में एक छोटा छेद की ओर इशारा किया। ठीक है, क्या वह जगह नहीं है जहां तुमने एक बार बाहर शौच किया था? छेद की दिशा के माध्यम से कोई एक ऊंची इमारत देख सकता था। केशव ने सदमे और गुस्से में कहा, हाँ, ये सही है। किस सिरफिरे के पास इतनी साजिश वाला दिमाग है कि वह इतनी दूरी से मुझे झांके? उसे ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया ने उसे बाहर शौचालय जाते हुए देखा था। उसे बिल्कुल गोपनीयता की भावना नहीं थी। रोहित ने एक केंद्रित नज़र के साथ कहा, ये सही है, दर्पण मूल रूप से यहाँ रखा गया था। जब दरवाजा खुला तो दूर की इमारत के शीशे से प्रतिबिंब इस दीवार में छेद के माध्यम से केशव से टकराया, जो शौचालय का उपयोग कर रहा था। यही कारण है कि प्रेत दर्पण ने उसकी छवि दिखाई। वह पहले कारण पर विचार कर रहा था। अब कुछ बिखरे हुए सुराग एक साथ आ गए थे, जिससे वह पूरी घटनाओं का अनुमान लगा सका। लेकिन प्रेत दर्पण में प्रेत क्यों छोड़ गया? अगर केशव जैसा एक प्रेत छोड़ सकता है, तो प्रेत दर्पण में अन्य प्रेत क्यों नहीं?
यह एक और सवाल है, लेकिन वह सवाल इस समय रोहित के लिए महत्वपूर्ण नहीं था। रोहित ने निर्देश दिया, इस दर्पण के सामने खड़े हो जाओ। केशव का रंग बदल गया और उसने अपनी बेचैनी व्यक्त की। यहाँ वास्तव में ऐसा कमरा है, क्या ये प्रेतवाधित नहीं है? केवल सेल फोन से रोशनी आ रही थी, आसपास अंधेरा और नम था जिसमें फफूंदी की गंध थी। इसने उसे नंबर 7 मिडिल स्कूल के समय की याद दिलाई। रोहित ने कठोर आवाज में आदेश दिया, बेशक एक प्रेत है, मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाऊंगा? दर्पण के सामने खड़े हो जाओ और हिलो मत। केशव के सामने गणतंत्र काल की शैली में एक पुराना दर्पण खड़ा था। दर्पण एक व्यक्ति जितना लंबा था और किसी की पूरी आकृति को सिर से पैर तक प्रतिबिंबित कर सकता था, लेकिन ये केवल एक व्यक्ति की छाया के लिए पर्याप्त चौड़ा था, अधिक के लिए कोई जगह नहीं थी। दर्पण हमेशा की तरह साफ था, शानदार ढंग से चमक रहा था। हालांकि जब केशव इसके सामने खड़ा था तो रोहित के साथ पहले की तरह केशव की छाया दर्पण में दिखाई नहीं दी। केशव ने सदमे में कहा, क्या हो रहा है? रोहित ने भौहें चढ़ाईं और कहा, थोड़ा और इंतजार करो। थोड़ी देर बाद अचानक केशव के अलावा दर्पण के एक कोने में एक पीली बांह दिखाई दी। बांह थोड़ा हिल गई, उसकी हरकतें कठोर और अप्राकृतिक थीं, जैसे कोई धीरे धीरे दरवाजे की दिशा से अंदर आ रहा हो। एक शीतलता भरी आभा उन दोनों को घेर लिया। कोई संदेह नहीं, प्रेत फिर से दिखाई दिया था। केशव की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने किनारे की ओर देखा। भाई रोहित, रोहित ने कठोर आवाज में कहा, हिलो मत, उसका आने का इंतजार करो। तुम इसे पहले देख चुके हो, डरने की क्या बात है? रोहित की रणनीति क्या काम करेगी? क्या केशव का पीछा करने वाला प्रेत दर्पण में वापस आ जाएगा? अध्याय 192 अटूट संबंध। रोहित निश्चित था कि केशव का पीछा करने वाला प्रेत दर्पण से निकला था। पहले कुछ खतरनाक जांच से यह मूल रूप से पुष्टि हो गई थी कि दर्पण के अंदर प्रेत थे, और केवल एक नहीं बल्कि बहुत सारे। उसकी बांह पर चोट जैसे हथेली के निशान सबसे अच्छा सबूत थे। हालांकि वर्तमान में ऐसा लगता था कि दर्पण के अंदर के प्रेत आसानी से बाहर नहीं निकल सकते थे, सिवाय उस प्रेत के जो केशव का पीछा करने वाले प्रेत जैसा दिखता था। केशव शांत दिख रहा था, लेकिन वास्तविकता में वह अविश्वसनीय रूप से घबराया हुआ था। क्या इस तरह खड़े रहना ठीक है? मैं कहीं अचानक दर्पण में तो नहीं भाग जाऊंगा जैसे मेरा चचेरा भाई अनमोल भाग गया था? अगर रोहित उसके बगल में खड़ा नहीं होता तो वह पहले ही चिल्ला रहा होता और भाग रहा होता, क्योंकि दर्पण अब एक प्रेत के रूप को प्रतिबिंबित कर रहा था। वह बिल्कुल केशव जैसा दिखता था, लेकिन उसका रंग मृत्यु की तरह पीला था, किसी भी रंग से रहित। वह दर्पण में प्रतिबिंबित होते हुए बस दरवाजे की दिशा से स्थिरता से अंदर चल रहा था, लेकिन जब उसने पलट कर देखा तो उसके पीछे कुछ नहीं था। यह एक प्रेत था जो केवल दर्पण में मौजूद था। रोहित ने कहा, नहीं, तुम और दर्पण में प्रेत एक साथ नहीं चल रहे हो, ये तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। मुझे एक और प्रयास करने की ज़रूरत है। तुम्हें बस स्थिर खड़े रहना होगा। रोहित पर भरोसा होने के कारण केशव के पास खुद को मजबूत करने और दर्पण के सामने गतिहीन खड़े रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। रोहित का वास्तविक इरादा उस प्रेत को पूरी तरह से प्रेत दर्पण में प्रवेश कराना था, ये देखने के लिए कि प्रेत दर्पण को ठीक कैसे छोड़ सकता है। अगर वह प्रेत छोड़ सकता था तो दर्पण के अंदर के अन्य प्रेत भी उतने ही खतरनाक हो सकते थे। उनके आसपास का वातावरण दबावपूर्ण होने लगा। मंद रोशनी वाले कमरे में गणतंत्र काल की शैली वाला दर्पण रोशनी में केशव की आकृति को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित कर रहा था, लेकिन दर्पण में आकृति केशव नहीं थी, बल्कि एक वास्तविक प्रेत थी। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब उसने इसे देखा था। रोहित जानता था कि यह प्रेत फिलहाल एक काफी हानिरहित सत्ता है। भले ही यह मारना चाहता था, इसे दर्पण में बाहर के व्यक्ति की हरकतों को ठीक से दर्पण करना पड़ता था ताकि उन्हें दर्पण में खींच सके, इस प्रकार खुद को मुक्त कर सके। फिर भी मारने के लिए ऐसी सख्त शर्त से उसे कोई और राहत महसूस नहीं हुई, क्योंकि यह प्रेत केवल दर्पण का एक हिस्सा था, और ये दर्पण कम से कम 100 साल से धूल में ढका हुआ और जानबूझकर किसी के द्वारा संजोया गया एक अविश्वसनीय रूप से विशेष अस्तित्व होना चाहिए था। दर्पण में प्रेत को एक पल के लिए घूरने के बाद आखिरकार प्रेत पूरी तरह से दर्पण में प्रवेश कर गया। ये केशव की एक छाया जैसा बन गया जो दर्पण की चिकनी सतह पर प्रतिबिंबित हुआ। हरकतें अब लगभग पूरी तरह से समकालिक थीं, लेकिन उसी क्षण केशव का हाथ उन्मत्त रूप से चलने लगा, सभी प्रकार के हाथ के हावभाव बना रहा था। रोहित ने उस पर नजर डाली और महसूस किया कि वह आदमी वास्तव में एनी में से एक हाथ की मुहरों की नकल कर रहा था, इतना तेज कि यह एक धुंधला था। केशव ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ सोचा, मुझ जैसा चतुर, क्या वह प्रेत मेरे हाथ की मुहरों की पश्चछवी के साथ तालमेल बिठा सकता है? मैं जूनियर हाई में एक हाथ से 1 सेकंड में 3 मुहरें बना सकता था।
तुम्हें लगता है कि तुम मेरी नकल कर सकते हो? ये पूरी तरह से असंभव है। आज मैं तुम्हें अपना असली कौशल देखने दूंगा। उसने अपने असाधारण प्रतिभा पर गर्व भी महसूस किया। अभ्यास का कठिन वर्ष व्यर्थ नहीं गया था, यह आज आखिरकार काम आ रहा था। उसकी अविश्वसनीय हाथ की गति देखकर रोहित जम गया। अंत में समझ गया कि जूनियर हाई में इस आदमी के ग्रेड इतने खराब क्यों थे कि उसे नंबर 7 मिडिल स्कूल में प्रवेश पाने के लिए संबंधों के लिए भुगतान करना पड़ा। तो उसका सारा अध्ययन का समय इस पर खर्च हुआ था। लेकिन इससे पहले कि वह एक शब्द कह पाता, रोहित ने केशव का दूसरा हाथ भी चलना शुरू कर दिया। धत, दोनों हाथ एक हाथ की मुहरें बना सकते थे और वे अलग थीं। तुम तब कितनी जुनूनी थे कि तुमने गुप्त रूप से इतना अभ्यास किया था। इतनी जटिल क्रियाएं करने में सक्षम होना। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम द्विआयामी दुनिया में पैदा नहीं हुए थे, अन्यथा तुम एनीमे उद्योग में एक बड़ी हस्ती होते। रोहित ने सिरदर्द के साथ केशव को दर्पण के सामने से खींचते हुए कहा, ठीक है, बस करो, अपनी एकल हाथ सीलिंग तकनीक दिखाना बंद करो और एक तरफ हटो। उसी क्षण उसने दर्पण में प्रेत को केशव की क्रियाओं की नकल करते हुए देखा। उसकी कठोर उंगलियां मुहरें बनाने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन उसकी गति केशव से कोसों दूर थी। केशव ने कहा, आह, बस हो गया, मेरे पास बहुत सारी आपातकालीन योजनाएं तैयार थीं। भाई रोहित, ज्यादा दबाव महसूस मत करो, मैं संभाल सकता हूँ। रोहित ने कहा, ये सच में काफ़ी है, मुझ पर विश्वास करो। केशव ने कहा, ठीक है, फिर अगर यह काफ़ी नहीं है तो मुझे उस प्रेत का सामना करना जारी रखने में कोई आपत्ति नहीं है। रोहित द्वारा केशव को दूर खींचने के बाद उसने पाया कि दर्पण में प्रेत, जो बिल्कुल केशव जैसा दिखता था, चलना बंद कर दिया था। वह बस चुपचाप वहीं खड़ा रहा, जैसे सतह पर जली हुई एक तस्वीर। रोहित ने आगे निर्देश दिया, तुम पहले यहाँ से बाहर निकलो। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या वह प्रेत भी तुम्हारे पीछे गायब हो जाएगा। अगर प्रयास विफल रहता है तो इसका मतलब है कि शाप अभी भी तुम पर है। अब से दर्पणों में देखने से बचो और यहाँ तक कि अपना चेहरा ढककर बाहर जाने पर भी विचार करो, अन्यथा तुम अनजाने में किसी दिन एक प्रेत द्वारा दर्पण में खींचे जा सकते हो। केशव ने तुरंत मुड़कर कहा, ठीक है, तो मैं चलता हूँ। एक पल की भी झिझक के बिना। लेकिन थोड़ी ही देर में केशव, जो अभी अभी नीचे गया था, एक चीख निकाली, वह कमीना कौन है जिसने कोई शालीनता नहीं दिखाई और यहाँ शौच किया? रोहित निःशब्द था। क्या ये तुम्हारी भाई हॉकिन को दी गई चुनौती का परिणाम नहीं था? अब तुम अपने ही जाल में फंस गए हो। हालांकि जैसे ही केशव दूर गया, रोहित ने देखा कि दर्पण में प्रेत गायब नहीं हुआ था, वह अभी भी प्रेत दर्पण के अंदर गतिहीन खड़ा था। पिछली शर्तें बदल गई थीं। प्रेत दर्पण में छोड़ दिया गया था। ये देखकर रोहित गहन विचार में पड़ गया। उसने चारों ओर देखा, घटनाओं को गंभीरता से याद किया और आखिरकार एक निष्कर्ष पर पहुंचा। दर्पण के अंदर प्रेत को छोड़ने के लिए एक और दर्पण की आवश्यकता थी। केशव के प्रेत के समान। इसका कारण यह था कि यह छोड़ने में सक्षम था कि पिछला दर्पण निर्माण स्थल पर एक बड़ी इमारत का सामना कर रहा था और इमारत के शीशे द्वारा दूर भेज दिया गया था। अब एक दीवार का सामना करने वाले दर्पण के साथ एक माध्यम के रूप में कार्य करने के लिए कोई दूसरा दर्पण नहीं था। तो ये प्रेत पीछे छूट गया था। रोहित की आंखें थोड़ी सी बदल गईं, पिछले मालिक के अच्छे इरादों की सराहना करना शुरू कर दिया। अगर मेरा अनुमान सही है तो मैं समझ सकता हूं कि मूल मालिक ने इस दर्पण को मोमजामा से क्यों ढका था। लेकिन फिर भी दर्पण के अंदर केशव को देखते हुए और फिर केशव के बारे में सोचते हुए, जो पहले ही जा चुका था, मानव और प्रेत समान थे। छाया प्रेत दर्पण में बनी रही, लेकिन व्यक्ति पहले ही चला गया था। उनके बीच का संबंध टूटा नहीं था। शाप केवल समाहित था, पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था। अपनी बांह पर बड़े और छोटे हथेली के घाव को देखते हुए रोहित इस दर्पण से बहुत सावधान था। उसने थोड़ी देर के लिए सोचा, भयानक त्वचा के कागज को फिर से याद किया। इसे वापस ले जाओ और त्वचा के कागज से पूछो, उसे कुछ पता होना चाहिए। वास्तव में यदि आवश्यक हो तो रोहित उस त्वचा के कागज को छूने के लिए बहुत इच्छुक नहीं था। हालांकि कभी कभी त्वचा का कागज बहुत फायदेमंद हो सकता था, महत्वपूर्ण क्षणों में ये जान बचा सकता था। उसने तुरंत पुराने मोमजामा को उठाया, दर्पण को फिर से ढका और उसे दूर ले गया। उसने छोड़े गए पुराने घर में इतनी खतरनाक वस्तु को छोड़ने की सुरक्षा के लिए चिंता के कारण उसे बाहर ले लिया। लकड़ी का दरवाजा पहले ही खुल चुका था और जल्द या बाद में जिज्ञासु लोग अंदर फिसल सकते थे। अगर उन्होंने कुछ वर्जनाओं को छुआ और एक और असामान्य घटना भड़काई तो रोहित गड़बड़ी को साफ करना जारी नहीं रखना चाहता था। इसलिए दर्पण का उसके हाथों में होना किसी और की तुलना में अधिक सुरक्षित था। जहां तक दो शेष कमरों का सवाल है, फिलहाल उसे उन्हें संरक्षित करने और किसी को भी प्राचीन घर में लापरवाही से प्रवेश करने से मना करने का तरीका खोजना होगा।
इस क्षण केशव आवासीय क्षेत्र में वापस आ गया था। श्रवण और अन्य लोग प्रवेश द्वार पर बिना छोड़े इंतजार कर रहे थे। केशव के चाचा ने खुशी से कहा, वह आ गया है, वह बच्चा केशव वापस आ गया है। श्रवण ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन रोहित उसके साथ नहीं आया। क्या कुछ हो सकता है? लेकिन अगले ही पल उसने रोहित को भी पुराने घर से बाहर निकलते हुए देखा, कुछ बाहर ले जा रहा था। श्रवण ने पूछा, अंदर क्या हुआ? केशव, जो सांस फूलने के साथ दौड़कर आया था, ने कहा, वह जगह वास्तव में अशुभ है। भाई रोहित ने कहा कि वहां प्रेत थे। सौभाग्य से आपका बेटा काफी प्रभावशाली है और बच गया। वह अब ठीक है। श्रवण का चेहरा काला पड़ गया। क्या ये सिर्फ स्पष्ट नहीं कह रहा था, लेकिन यह अच्छा था कि बच्चा ठीक था। रोहित ने प्रेत दर्पण के साथ पास आते हुए कहा, राष्ट्रपति शरद, यह एक करीबी मामला था और फिलहाल केशव खतरे से बाहर है। हालांकि मैं भविष्य की गारंटी नहीं दे सकता। प्रेत के साथ उसका लिंक पूरी तरह से टूटा नहीं है और मैं निश्चित नहीं हूं कि यह अच्छा है या बुरा। श्रवण ने सिर हिलाया, जब तक कोई तत्काल खतरा नहीं है, वही मायने रखता है। हमने इस बार आपको एक एहसान किया है। क्या वह घर वास्तव में दुर्भावनापूर्ण है? रोहित ने एक पल के लिए सोचा और कहा, यह वास्तव में काफी असाधारण है, लेकिन ये फिलहाल सुरक्षित है। मैं सुझाव दूंगा, राष्ट्रपति शरद, कि आप घर को मरम्मत करने के लिए एक निर्माण दल भेजें। जिसे अद्यतन करने की ज़रूरत है उसे अद्यतन करें और जिसे बनाए रखने की ज़रूरत है उसे बनाए रखें। वह घर बिल्कुल नहीं गिरना चाहिए। अगर घर गिर गया तो पहले और दूसरे कमरे में जो कुछ भी था वह बाहर आ जाएगा। वह निश्चित नहीं हो सकता था कि क्या हो सकता है। श्रवण चकित लग रहा था। क्या इस तरह निर्माण शुरू करना ठीक है? रोहित ने कहा, कोई समस्या नहीं है। केशव और मैं दोनों इसके आसपास रहे हैं। जब तक आप दूसरी मंजिल पर उन 2 कमरों के दरवाजे नहीं खोलते, तब तक कोई खतरा नहीं होगा। आखिरकार लोग वहां रहते थे। लेकिन अगर भविष्य में घर को अच्छी तरह से बनाए नहीं रखा जाता है और बारिश से भीगने के बाद गिर जाता है, तो स्थिति अनियंत्रित हो सकती है। तो भविष्य के विचारों के लिए मैं इसे मजबूत करने और मरम्मत करने की सलाह देता हूं, रोहित ने ईमानदारी से कहा। श्रवण ने कहा, दूसरी मंजिल के कमरे। मुझे समझ आ गया। मैं काम की खुद निगरानी करूंगा। उस जमीन को एक मंदिर बनाने के लिए घेरने के बारे में भी क्या? पुराने घर को उसके अंदर छिपाना और फिर बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए एक बोधिसत्व या एक बड़े बुद्ध को वहां अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित करना। चूंकि जमीन को साफ नहीं किया जा सकता है, इसे बंजर छोड़ना व्यर्थ लगता है। एक रियल एस्टेट डेवलपर के रूप में उसके पास अपने अंधविश्वास थे। रोहित ने सिर हिलाया। वह काम कर सकता है। बुरी आत्माओं को दबाने के लिए एक मंदिर बनाने का जाहिर तौर पर कोई प्रभाव नहीं था। इसका प्राथमिक कार्य लोगों के मन को शांत करना था। वहां एक मंदिर को खड़ा देखना हमेशा एक उदासी भरे पुराने घर को देखने से बेहतर था। इसके अतिरिक्त एक बार मंदिर बन जाने के बाद ये पूरी तरह से पुराने घर को छिपा देगा, इसलिए लोगों के अंदर घुसने के बारे में अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। केशव के चाचा ने जिज्ञासा से पूछा, यह क्या है? यह एक दर्पण जैसा दिखता है। वह देखने के लिए मोमजामा को खोलना चाहता था, लेकिन रोहित ने उसे रोक दिया। रोहित ने स्पष्ट रूप से कहा, यह बहुत खतरनाक है, इससे छेड़छाड़ न करना सबसे अच्छा है। इसकी कीमत जान हो सकती है। गायब हुए 2 श्रमिक इस दर्पण द्वारा निगल लिए गए थे। केशव के चाचा कांप गए। क्या? श्रवण ने ढके हुए दर्पण पर भौहें चढ़ाईं, वास्तव में कुछ इतना भयावह है। एक जीवित व्यक्ति को एक दर्पण द्वारा निगल लिया गया। एक अकेले वाक्य ने एक भयानक ठंडक और भय की भावना को व्यक्त किया जो जितना अधिक कोई इसके बारे में सोचता था उतना ही अधिक परेशान करता था। रोहित ने कहा, चलो वापस चलते हैं, निर्माण स्थल काम फिर से शुरू कर सकता है। श्रवण ने सिर हिलाया, अगर आप निश्चित हैं कि यह सुरक्षित है, तो यह मुझे आश्वस्त करता है। चलो वापस चलते हैं।